हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। तो भाई आज की कंडीशन है कि अपने को आज चैप्टर पूरा करना है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट उसका नाम है। तो देखो, अगर जो स्टूडेंट सोच करके आए क्लास छोटी होने वाली है तो बिल्कुल भाई आप अभी चले जाएं, क्लास छोटी बिल्कुल नहीं होने वाली है। जिन स्टूडेंटों को लगता है कि भाई शॉर्ट वन शॉर्ट ये शॉर्ट कुछ नहीं होने वाला है, भाई डिटेल में क्लास चलने वाली है और फुल कंसेप्ट के साथ चलने वाली है। हम एक एक एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो कि आप 2026 में देने वाले हो, एक भी क्वेश्चन, एक भी एमसीक्यू, एक भी फिल इन द ब्लैंक्स गलत ना हो। चलिए, यहाँ तक कि भाई ऑलरेडी 2 पार्ट हमारे इस चैप्टर के आ चुके हैं, छोटे छोटे पार्ट। आज का हमारा टारगेट है कि भाई आज हम इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंसिस्टेंट होकर पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर रुकें, और आज हम इस क्लास को फाइनली, मतलब इस क्लास में इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं। देखो बच्चों, द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि भाई मानव विकास के लिए 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो चलिए, वैसे तो अगर अपन देखें तो एक इक्वलिटी है या इक्विटी है बच्चों, ठीक है, समानता, सस्टेनेबिलिटी है, और एक प्रोडक्टिविटी है, एंड एक क्या है, एम्पावरमेंट है, क्षमताएं हैं। चलिए बात करें, जस्ट एज एनी बिल्डिंग इन supported by pillars, the idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity and empowerment। तो भाई अगर बात करें अपन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है बच्चों इक्विटी, दूसरा आता है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा आता है प्रोडक्टिविटी और फोर्थ नंबर का आता है एम्पावरमेंट। अब सबसे पहले अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों अपन इक्विटी को। किसको कंप्लीट करेंगे बेटा? सबसे पहले इक्विटी के बारे में जान लेते हैं कि भाई इक्विटी होती क्या है, समानता होती क्या है। इक्विलिटी और इक्विटी और इक्विटी सेम सेम चीजें हैं। खैर चलिए, इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीवन। भाई इक्विटी का मतलब क्या है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी के लिए क्या हो, समान हो। चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो नेचर की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए समान होनी चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर अपन बात मान के चलें कि भाई एक तो मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, और एक अपन कह सकते हैं अपर कास्ट या अपर क्लास। अपर क्लास वालों के पास करें तो रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास वालों के पास करें रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, और लोअर क्लास वालों के पास करें बात करें तो भाई उनके पास तो क्या होता है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। जैसा कि आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर मैं भी शायद ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज वाला जो भी है उसमें पढ़ा होगा, शायद चैप्टर नंबर 1 ही है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा है वहाँ पर कि भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं उन तक एक्सेस, उन तक पहुँच, एक तो किसकी, मिडिल क्लास वालों की उतनी ही होनी चाहिए जितनी की अपर क्लास वालों की है। कुल मिलाकर के अमीर लोगों के पास जितने अवसर हैं विकास करने के लिए, उतने ही अवसर किसके पास होने चाहिए बच्चों, मिडिल क्लास वालों के पास होने चाहिए। यही क्या है, समानता है। भाई समझ पा रहे हो? चलिए, तो भाई हम कह सकते हैं कि इक्विटी क्या रेफर करती है, या इक्विटी क्या रेफर करती है, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीवन। कि भाई जो इक्वल एक्सेस है, मतलब कह सकते हैं समान पहुंच है, किसके लिए, अपॉर्चुनिटीज की, अवेलेबल टू एवरीबॉडी, वो सबके लिए अवेलेबल, उपलब्ध होनी चाहिए। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल irrespective of their gender, race, income and the Indian case caste। की अगर अपन बात करें, देखो भाई जो समानता की हम बात कर रहे हैं कि समानता के हिसाब से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई जानी चाहिए सबको, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो। तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेंडर को लेकर के कि भाई लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर, इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेस को लेकर के कि भाई अपन कह सकते हैं कि भाई अपन जो वंश है, ठीक है, उसको लेकर के किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और इंडियन केस में अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा जो चलता है भाई कास्ट को लेकर के। जैसे अभी अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि भाई मुंबई में अगर अपन बात करें, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था, गुजरात का एक व्यक्ति क्या करने गया, व्यापार करने के लिए गया था बच्चों, तो वहां पे किसी व्यक्ति ने उसमें थप्पड़ मार दी होगी। भाई गुजरात का था, गुजराती आती थी बेचारे को, मराठी नहीं आती थी, तो उसको बोला गया कि भाई अगर आपको महाराष्ट्र में व्यापार करना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। व्यक्ति को नहीं आती थी तो उसमें थप्पड़ मार दी। भाई इस प्रकार अगर लैंग्वेज डिस्प्यूट रहेंगे, जैसे ये तो लैंग्वेज डिस्प्यूट है, कास्ट के आधार पर भी डिस्प्यूट रहता है हमारे यहाँ पर, बहुत ज्यादा रहता है। कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हैं और भी सब कास्ट हैं। अब ये सही है या गलत है वो मुद्दा नहीं है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ इंडिया के केस में बात करें तो कास्ट के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? बाकी सही है या गलत है
वो अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस पर बहस नहीं कर रहे हैं अपन। Yet this is very often not the case and happen in almost every society। हालांकि देखो हम देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हर समाज में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखो हम बच्चों बात करते हैं इक्विटी की या समानता की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप इधर आइए। देखो अगर हम बात करें फोर्थ पिलर पढ़ रहे हैं बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्थ पिलर पढ़ रहे हैं हम किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। किसके पढ़ रहे हैं बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट के। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें हमने पढ़ा है इक्विटी या इक्विलिटी, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई जो रिसोर्सेज हैं या फिर अपन कहें जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन तक एक्सेस सभी की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। क्या, एक्सेस। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन तक पहुंच सभी की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चाहे अपन कह सकते हैं चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो। और अगर बात करेंगे किस किस आधार पर या किस किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, तो अपन कह सकते हैं इंडियन केस में अगर अपन बात करें बच्चों, तो इंडिया केस में कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वैसे जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेस के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इनकम के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो था बच्चों अपना इक्विटी। क्या था बेटा, इक्विटी या इक्विलिटी दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सुनिए, तो अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर्थ पिलर में से सबसे पहले नंबर का पिलर हमने ये जाना। इसमें हमने क्या जाना बेटा, कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब अपॉर्चुनिटीज तक सभी की पहुंच समान होनी चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी सभी के लिए हो, ये जाना हमने। कंप्लीट है क्या बेटा, इक्विटी कंप्लीट है ये, ठीक है। ये बात कर ली हमने फर्स्ट नंबर की, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड नंबर की। वापस चलते हैं एनसीईआरटी पर, देन वापस आएंगे फिर यहाँ पर। चलिए आगे बात करें तो ध्यान से देखना आप। हाँ, अभी इसमें एग्जाम्पल और दिया गया, सुनिए। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो बोला गया है इन अ कंट्री, किसी एक देश में, इन अ कंट्री किसी एक देश में बेटा, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप्स बिलोंग टू। कि भाई देखो किसी देश में ये पता करो कि स्कूल को छोड़ने वाले अधिकतर किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे गाँव में जाओ, देश की बात ना करके अपन किसी गाँव की बात करें, किसी शहर की बात करें, मेरे गाँव में आओ आप, मेरे गांव में आप आकर के ये पता करो कि भाई स्कूल में स्टार्टिंग में पढ़ाई किसने स्टार्ट करी और बीच में किसने छोड़ दी। जिसने छोड़ी है या जिन्होंने छोड़ी है, बहुत सारे होंगे भाई अपन कह सकते हैं, तो जिन्होंने छोड़ी है उनका ग्रुप पता करो, उनकी सोसाइटी पता करो, उनकी कम्युनिटी पता करो कि भाई वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि इस कम्युनिटी के लोग थोड़े से एजुकेशन के मामले में बैकवर्ड हैं, तो इनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं। खैर चलिए, तो ऐसा पता करो। दिस शुड देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग, भाई ये सारी बातें आपको समझने में हेल्प करेंगी, टू द रीजन, कारण को, फॉर सच बिहेवियर, कि ऐसा क्यों है उनके, मतलब उन्होंने स्कूल छोड़ा उसका रीजन क्या है, ये आपको पता चलेगा। इन इंडिया, अगर भारत में बात करें बेटा, अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन, की बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं एंड पर्सन, और बच्चों जितने भी अपन कह सकते हैं पर्सन होते हैं, बिलोंगिंग टू द सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप। हमारे यहाँ पर बच्चों एक तो महिलाएं, जैसे गांव में होता क्या है कि बच्चियों को पढ़वाया जाता है स्टार्टिंग तक, कब तक भाई, उनको 12th करा दी जाएगी, कॉलेज में उनको प्राइवेट करा दिया जाएगा, बीए वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद उनकी कर दी जाती है शादी। शादी जैसे ही करी भाई पढ़ाई खत्म, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसके साथ शादी हुई है उसे घर वाले ही बोल देते हैं कि भैया अब पढ़े क्या करेगी, हमको जॉब थोड़ी करवानी है बच्ची से। क्या जॉब केवल पैसे के लिए की जाती है? भाई जॉब का मुख्य उद्देश्य तो फ्रीडम भी है ना, एक प्रकार का। फ्रीडम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर पे उसको बांध के रखा हुआ है। फ्रीडम का मतलब है भाई उसने इतनी पढ़ाई करी है तो आगे जाकर कुछ तो करेगी अपने दम पर, अपने लिए तो कुछ करेगी आगे जाकर के, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेगी आगे जाकर के। पर शादी होने के बाद में बोल दिया जाता है कि भाई बस अब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो बच्चों महिलाओं को हमारे समाज में देखा गया है कि भाई महिलाएं अधिकतर क्या होती हैं, स्कूल या कॉलेज छोड़ देती हैं टाइम के बाद। एंड पर्सन बिलोंगिंग टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा
जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए होते हैं, इसके साथ साथ आर्थिक तौर पर भी पिछड़े हुए होते हैं, या तो समाज के मामले में पीछे हैं, मतलब अपन कह सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस से जो आ रहे हैं, एक तो वो स्कूल छोड़ देते हैं या कॉलेज छोड़ देते हैं, और एक बेटा जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, वो भी स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में। बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, वो क्या छोड़ देते हैं बेटा, स्कूल को छोड़ देते हैं। तो अब हमको ये तीन चीजें क्या समझा रही हैं बेटा, ये तीन चीजें हमको क्या समझा रही हैं, ये तीन चीजें हमको ये समझा रही हैं कि इंडिया में अगर बात करें तो महिलाएं, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग बीच में ही अपनी स्कूलिंग या कॉलेज बंद कर देते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं। समझ पा रहे हो? आगे देखो, दिस शोज, ये हमें बताता है हाउ द चॉइस ऑफ दिस ग्रुप गेट लिमिटेड नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। यह हमको बताता है कि इन तीनों ग्रुपों के पास अब चॉइस क्या हो जाएगी बेटा, लिमिटेड हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या वो डॉक्टर बन सकती है आगे जा करके? नहीं बन सकती, उसकी चॉइस लिमिटेड हो गई। क्या वो लॉयर बन सकती है बेटा? नहीं बन सकती। क्या वो टीचर बन सकती है? नहीं बन सकती। अगर कोई सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और उसने स्कूल छोड़ दिया, तो क्या तुम्हें लगता है आगे जाकर के वो कोई अच्छी जॉब या अच्छी पोस्ट पर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक रीजन है नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज, क्योंकि भाई अपन कह सकते हैं ज्ञान तक उनकी पहुंच, नॉलेज तक उनकी पहुंच नहीं बन पाई। और क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था। तो अगर इक्विटी स्थापित करनी है तो करना क्या पड़ेगा, हमको इन ग्रुप्स को जो सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और महिलाओं को, इनको ज्यादा से ज्यादा क्या देनी पड़ेगी बेटा, नॉलेज देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इनको नॉलेज देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई भाई इक्विटी की। ये पहले नंबर का पिलर है अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो। कंप्लीट है यहाँ तक? चलिए सेकंड नंबर के पिलर की बात करते हैं बेटा, सस्टेनेबिलिटी। सेकंड नंबर की बात क्या है बेटा, सस्टेनेबिलिटी बात कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए सस्टेनेबिलिटी की बात करें बेटा, सस्टेनेबिलिटी मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि भाई जितने भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं वो लगातार मिलती रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे उनमें। क्या बनी रहे बेटा? कंटिन्यूटी बनी रहे। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थायित्व। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा? स्थायित्व। तो जितने भी अवसर मिल रहे हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, उनमें क्या बनी रहे बेटा? कंटिन्यूटी बनी रहे। अपन कह सकते हैं कि उनमें क्या बनी रहे? कंटिन्यूटी, लगातार वो अपॉर्चुनिटी हमको मिलती रहे, इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी। आगे देखो, टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की, जैसे अगर अपन बात करें बेटा सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें हम कह सकते हैं कि हर जनरेशन को बेटा सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। और बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेटा एक तो एनवायरमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल जितने भी रिसोर्सेज हैं एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी हैं, उन सब का यूज करना चाहिए बेटा कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो उसका यूज करो, पर पैसे को उतना बचाओ कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रहे। अगर आपके पास बेटा एनवायरमेंट से संबंधित, जैसे कि पॉल्यूशन मत करो, बिकॉज अगर पॉल्यूशन करोगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं साहब, हवा नहीं दे रहे हैं साहब, पेड़ पौधे नहीं दे रहे हैं, खुला एनवायरमेंट नहीं दे रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए भाई? एनवायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए, माइंड में फ्यूचर को ध्यान रख करके उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आपके पास है बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वही आपकी लाइफ जो है आपके देश के लिए कितने काम आई, सोसाइटी के लिए कितने काम आई, तो आपको ये सब काम अपने फ्यूचर वाली जनरेशन को सोच करके करने हैं। मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। आगे देखो, मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज, अगर इनमें से किसी एक का भी आपने दुरुपयोग किया बेटा, मिसयूज किया, रिसोर्सेज विल लीड टू फेवर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो फिर क्या होगा बेटा? आने वाली जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज में कमी आ जाएगी। तो एक है बेटा सस्टेनेबिलिटी और एक पढ़ा बेटा अपन ने क्या? एक पढ़ा अपन ने इक्विटी। ठीक है, देखो इधर आओ, एक पढ़ा भाई हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर्थ पिलर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर्थ पिलर पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर का हमने इक्विटी पढ़ा। दूसरे नंबर की अगर अपन बात करें बेटा सस्टेनेबिलिटी, क्या है बेटा? सस्टेनेबिलिटी स्थायित्व बोलते हैं वैसे इसको, सेकंड नंबर का है ये। अगर इसके बारे में बात करें बेटा तो ध्यान रखना है कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्या मिल रही हैं बेटा? जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो लगातार मिलती रहें, उनमें कंटिन्यूसली बनी रहें। क्या मिल रहे बेटा? लगातार मिलती रहें। किसको? हम सबको इक्वली, कि भाई जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने भी अवसर हमको मिल रहे हैं वो कंटिन्यूसली मिलते रहें, लगातार मिलते रहें। यही क्या है बेटा? यही है सस्टेनेबिलिटी। यही क्या है बेटा? यही है सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सुना होगा बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसमें हम कहते हैं कि भाई ऐसा डेवलपमेंट, क्या कहते हैं बेटा इसमें हम? ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट टाइम की नीड को तो फुलफिल करता ही है। इसको फुलफिल करता है बेटा? प्रेजेंट टाइम की नीड को तो पूरा करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो रिसोर्सेज हैं बेटा, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहते हैं बेटा? सिक्योर रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? सिक्योर रहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। प्लस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि भाई इसमें क्या करना है, आपके पास अगर एनवायरनमेंट से संबंधित रिसोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बेटा अपन कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से हमको जो भी मिला है, जस्ट लाइक अपन बोल सकते हैं भाई ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, ये सब कुछ, इन सब का वाटर वगैरह, एयर वगैरह, इन सब का हमको फ्यूचर वाली जनरेशन को माइंड में रखकर ही उपयोग करना चाहिए, इन द सेंस मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बेटा, कौन से? फाइनेंशियल, तो इनका यूज भी हमको आने वाली फ्यूचर जनरेशन को माइंड में रखकर ही यूज करना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी हमको आने वाली जनरेशन को माइंड में रख करके यूज करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैंने एग्जैक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे आपको समझा दिया है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंटिन्यूसली बनी रहें बेटा, लगातार हमको मिलती रहें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबिलिटी है बेटा सोसाइटी में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें प्रेजेंट टाइम की नीड तो फुलफिल होती ही है, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सिक्योर रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करें बेटा, तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को आप यूज करो, पर आपके माइंड में फ्यूचर वाली जनरेशन को ध्यान में रख करके। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप यूज करो, पर फ्यूचर वाली जनरेशन को ध्यान में रख करके। ह्यूमन रिसोर्सेज का आप यूज करो, पर फ्यूचर वाली जनरेशन को ध्यान में रख करके। जैसे बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पेट्रोलियम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम का या फॉसिल फ्यूल का अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया तो आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल नहीं रहेगा, डीजल नहीं रहेगा। तो आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल एक वर्ड हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा। जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो आप जब छोटे थे जब आपको देखते थे, बट अब नहीं देखते। जैसे कौवा नाम हमारी तरफ बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है, क्रो, पहले दिखता था, अब नहीं दिख रहा है। कहाँ गया भाई? पता नहीं कहाँ गया। मतलब हम कह सकते हैं किसकी वजह से गया? पूरे नेटवर्क सिस्टम की वजह से गया। भाई हम जो मोबाइल में 4G 5G 3G 2G ये सब यूज कर रहे हैं, भाई इसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से वो सब गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, चिड़िया पहले कितनी सारी दिखती थी, अब उतनी सारी नहीं दिखती, सिटी में तो दिखती नहीं जिसमें, तो कहाँ गई भाई? हम कह सकते हैं कि इनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। रीजन है हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ में बहुत सारी स्पीसीज गायब होती जा रही हैं हमारी वजह से। तो हमको क्या करना है बेटा कि डेवलपमेंट तो करना है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में हमें फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सिक्योर करके रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी इन सब चीज़ों को देख पाए और इनका यूज कर पाए। ठीक है बेटा, तो ये हो चुके हैं आपके दो पिलर। एक तो भाई रिसोर्सेज सभी के लिए समान रूप से मिले, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर ऐसा नहीं होना चाहिए, रेस के आधार पर नहीं होना चाहिए बेटा, और इनकम के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा पढ़ा बेटा हमने सस्टेनेबिलिटी। क्या पढ़ा बेटा? सस्टेनेबिलिटी। अब थर्ड नंबर के पिलर पर चलें अपन। चलिए देखो, थर्ड नंबर की अगर अपन बात करें बेटा, ध्यान से सुनना, पहले इसका एग्जांपल देख लो। ये एग्जांपल ही बताया गया बुक वाले ने, सुनो, बुक के अकॉर्डिंग चलना है। बिकॉज अ गुड एग्जांपल इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल टू स्कूल। भाई इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो भी पेरेंट हैं, जो पेरेंट बनने वाले हैं, वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें बेटा। अच्छा, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से क्या होगा? इफ यदि अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल चिल्ड्रन टू स्कूल, अगर कोई समुदाय ऐसा है बेटा जो अपनी बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देता, महत्व नहीं देता है बच्चियों की एजुकेशन को, कोई समुदाय,
तो मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट टू दीज यंग वीमेन। तो वो यंग वीमेन जितनी भी हैं बेटा, अपन कह सकते हैं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देंगी। किसको खो देंगी बेटा? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देंगी। इसलिए बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना क्या है बेटा? कंपलसरी, जरूरी है भाई उनको पढ़ाना। When they grow up, जैसे ही वो बड़ी होंगी या वो ग्रो करना चाहेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएंगी बेटा उनके, मैं कह सकता हूँ कि भाई वो लॉस्ट कर देंगी, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो देंगी। समझ पा रहे हो? आगे देखो, देयर करियर चॉइस विल बी सेवरली कर्टेल्ड। और बोला गया है बेटा उनका जो करियर चॉइस है बेटा, आने वाले टाइम में उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है बेटा अपने जीवन को लेकर के, वो कर्टेल हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, वो कट जाएंगी बेटा। एंड दिस वुड अफेक्ट अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। और इसके साथ साथ में अपन कह सकते हैं ये उनके जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को क्या करेंगे बेटा? नेगेटिवली रूप से प्रभावित करेंगे। बिकॉज अगर माता में अगर अपन कहें, जैसे कि देखो हमारे इधर कहा जाता है बेटा कि पुत्र कैसा होगा, ज्यादा डिपेंड करता है माता पर। कैसे? कि भाई माता जो है घर पे रहती है अधिकतर, पहले अगर अपन बात करें अधिकतर माताएं घर पे रहती थी, पुत्र भी और पुत्रियां भी उन्हीं के सानिध्य में रह करके बड़े होते हैं। तो अगर हम कहें कि अगर पुत्र संस्कारवान है तो हम कहते हैं ना कि भाई मेरे माता के संस्कार हैं, मेरे पिता के संस्कार हैं, तो उस वजह से हम कहते हैं कि भाई माताओं को, पिताओं को, इन सबको पढ़ना जरूरी है बेटा। ठीक है। सो ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस। इसलिए बोला गया है बेटा कि हर जनरेशन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस बढ़ाने के लिए बेटा, एंड अपॉर्चुनिटी टू इट्स फ्यूचर जनरेशन। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं फ्यूचर जनरेशन में अपॉर्चुनिटीज बढ़े बेटा, इसके लिए क्या है? इसके लिए उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? नॉलेज होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कंप्लीट है बेटा यहाँ तक? तो ये बात की है बेटा हमने किसकी? सस्टेनेबिलिटी की। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर के पिलर की बात करते हैं बेटा, प्रोडक्टिविटी। थर्ड नंबर का पिलर क्या है बेटा? प्रोडक्टिविटी। सुनिए, प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क के। देखो अगर बात करें बेटा प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, कि एक तो इसका मतलब है बेटा ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी से, और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क, और प्रोडक्टिविटी हम कह सकते हैं ह्यूमन वर्क के हिसाब से भी है। तो सुनो अगर बात करें, अगर देखो सच अभी आएगा इस में, डोंट वरी, सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी such productivity must be consistently increased, okay, enriched है बेटा, ये enriched by building capabilities in people। देखो बेटा कि अगर बोला गया है कि प्रोडक्टिविटी ऐसी होती है जो क्या कर देती हैं बेटा? कैपेबिलिटीज को बढ़ा देती हैं, लोगों की क्षमताओं को बढ़ा देती हैं। किसको बढ़ा देती हैं बेटा? कैपेबिलिटीज को बढ़ा देती हैं, लोगों की क्षमताओं को बढ़ा देती हैं। समझ पा रहे हो? अल्टीमेटली इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। जैसे कि हम कहते हैं बेटा कि किसी भी नेशन के लिए रियल वेल्थ क्या है, वास्तविक वृद्धि क्या है? तो पीपल कौन है बेटा? वहां के लोग ही तो हैं, वहां के पीपल ही तो हैं, रियल ग्रोथ वहां की। ठीक है, देयरफॉर हालांकि एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, भाई हालांकि अपन कह सकते हैं हमको एफर्ट्स करना चाहिए बेटा। एक तो किसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं? इनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी। इसके साथ साथ हमें करना चाहिए बेटा इनके लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। अनलिमिटेडली अल्टीमेटली लीड टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। भाई अगर देखो अगर आपको बेटर वर्क एफिशिएंसी चाहिए, मतलब हमको अगर बेटर वर्क एफिशिएंसी चाहिए, तो जो ह्यूमन वर्कर हैं बेटा, एक तो क्या करना चाहिए? उनकी नॉलेज को बढ़ाओ, इसके साथ साथ में उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ बेटा। समझ पा रहे हो? जिससे क्या होगा? बेटर वर्क एफिशिएंसी आएगी बेटा। क्या आएगी? बेटर वर्क एफिशिएंसी आएगी। तो ये बेटा तीसरे नंबर का हो गया प्रोडक्टिविटी। क्या हो गया बेटा? प्रोडक्टिविटी। चलिए मैं इधर समझाता हूँ एक बार आपको। देखो इधर प्रोडक्टिविटी थर्ड नंबर का है बेटा, ये थर्ड नंबर का है ये प्रोडक्टिविटी। सुनिए प्रोडक्टिविटी, देखो बेटा प्रोडक्टिविटी की बात करें तो देखो एक तो प्रोडक्टिविटी अपन कह सकते हैं बेटा कि भाई कोई भी चीज आपने बनाई उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और एक बेटा अपन कह सकते हैं ह्यूमन वर्क की प्रोडक्टिविटी कितनी है, जो मानव ने काम किया है किस हिसाब से उसकी प्रोडक्टिविटी निकल करके आ रही है ह्यूमन वर्क की। तो देखो इसके हिसाब से अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें बेटा, देखो ह्यूमन लेबर या ह्यूमन अपन कह सकते हैं, ह्यूमन लेबर भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ह्यूमन लेबर ही ह्यूमन वर्क करेगी। सुनो ध्यान से, अगर बात करें बेटा तो देखो ह्यूमन लेबर की बात करें तो ह्यूमन वर्क जो करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं,
अगर हम ह्यूमन लेबर या ह्यूमन वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं या ह्यूमन वर्क को अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, अपन कह सकते हैं कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं। किसको बढ़ाना चाहते हैं बेटा? कैपेबिलिटीज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? एक तो भाई उनको नॉलेज दो, उनको जानकारी अच्छी दो, प्लस बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराओ। किसको बेटा? जो ह्यूमन लेबर है, जो ह्यूमन वर्कर हैं बेटा, उनको अगर आपने नॉलेज और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओगे आप, तो फिर क्या होगा बेटा? उनके काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी बेटा, कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो प्रोडक्टिविटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटा? प्रोडक्टिविटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर का समझ में आ रहा है बेटा? तीसरे नंबर का समझ में आ रहा है आपको कि भाई जो ह्यूमन वर्कर हैं, ह्यूमन लेबर हैं, उनके लिए आप नॉलेज प्रोवाइड कराओ बेटा, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा? उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उनकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, और अगर क्षमताएं बढ़ जाएंगी तो बेटा वो काम भी अच्छे से करेंगे, फिर क्या होगा बेटा? कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो बेटा ये थर्ड नंबर का हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखो बेटा। अगला है बेटा लास्ट वाला, एम्पावरमेंट। अगला है बेटा लास्ट वाला, एम्पावरमेंट। देखो ध्यान से, एम्पावरमेंट मतलब क्या? सुनो ध्यान से बेटा। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइस। भाई एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? टू हैव द पावर, कि हमारे पास ये पावर है बेटा, टू मेक चॉइस, कि हम क्या बना सकते हैं? हम अपनी चॉइस को चुन सकते हैं, हमारे पास ये पावर होनी चाहिए। यही क्या है बेटा? एम्पावरमेंट है। यही क्या है बेटा? एम्पावरमेंट है, कि भाई हम खुद अपने लिए चॉइस बना सकें। हम क्या कर सकें बेटा? खुद के लिए, अपने लिए चॉइस बना सकें। यही क्या है बेटा? यही है एम्पावरमेंट। यही क्या है बेटा? यही है एम्पावरमेंट। ठीक है, सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। कुछ पावर ऐसी होती हैं बेटा जो आपके कैपेबिलिटीज को और आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं। देखो, अगर आज मान के चलो बेटा, आप कोई काम कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो तो मजा नहीं आया करने में, अरे छोड़ो। जैसे सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी में आके पढ़ा रहा हूँ कि नहीं आज तो क्लास लेनी है, मजबूरी है भाई, क्लास लेनी ही पड़ेगी, तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। बट अगर मैं सोचूं कि अरे आज तो क्लास लेनी, मजा आएगा, देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा, बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे, बच्चों के रिएक्शन देखेंगे, आप कमेंट करते ही नहीं हो यार, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हारे रिएक्शन तो मुझे देखने को मिल ही नहीं रहे भाई। अरे कमेंट वगैरह करो, जैसे भी करो, सर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा पढ़ाओ, ये बोल दो, ये कह दो कि सर एक बार फिर से बताओ, दोबारा बताएंगे भाई साहब। ठीक है, जो ठीक लगे आपको भाई। हाँ, क्लास कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी, अच्छा पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, अच्छा समझाया, सर आपको, सर आपने ये गलत बोला, ये सही बोला, कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो रिव्यू दो। ठीक है, क्योंकि देखो चॉइस क्या करती है बेटा? एक तो फ्रीडम को बढ़ाती हैं, एक कैपेबिलिटीज को बढ़ाती हैं। ठीक है, अगर बेटा, अगर अपन बात करें, अगर आप कोई काम करते हो बेटा, आपकी चॉइस है उस काम को करने की, आपने चुना है उस काम को, आपने सेलेक्ट किया है उस काम को, तो फिर आपके पास फ्रीडम है, आपके पास कैपेबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगी बेटा आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है भाई उस काम करने की, आप मन लगा कर ही करोगे बेटा, ध्यान से। ठीक है, तो याद रखना है कि कुछ चॉइस है, कुछ पावर बेटा ऐसी होती हैं जो कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम और कैपेबिलिटी, जो कि कहाँ से आती हैं बेटा? अपन कह सकते हैं एक तो बढ़ा देती हैं बेटा फ्रीडम और कैपेबिलिटीज को, इतना याद रखना है। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। देखो बेटा, बोला गया है गुड गवर्नेंस, एक अच्छा शासन, एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, और वेलफेयर की जितने भी, सोशल वेलफेयर की, समाज कल्याण की जितने भी पॉलिसीज होती हैं बेटा, आर रिक्वायर्ड, जरूरत होती है, टू एम्पावर पीपल, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। देखो बेटा, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक अच्छी शासन व्यवस्था और उसके साथ साथ में पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज की आवश्यकता होती है। पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन्ड है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा आज कि पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में, ठीक है, किस पार्ट में मेंशन्ड है, अगर मुझे ये बताता है तो फिर उसको क्या करना है? आंसर भेजना है। आंसर भेजने के बाद अगर वो मुझे सीधा डायरेक्ट मैसेज करता है तो इसके मैं जो हमारा पेड वर्जन है 11-12 का बेटा, उसके नोट्स उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो हमारे पेड वर्जन में मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ बच्चों के लिए, आप भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का हम पेड वर्जन चलाते हैं बच्चों के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें एनसीईआरटी हाइलाइट्स, नोट्स, इसके साथ में एमसीक्यू, प्रॉपर टाइमिंग के साथ में सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी, और टेस्ट वगैरह सब कंडक्ट कराए जाते हैं बेटा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है अच्छे से, फिलअप्स की प्रैक्टिस कराई जाती है अच्छे से, मैपिंग वगैरह सब कराया जाता है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। चलिए खैर,
तो इसका आंसर जिसने दिया और जिसने मुझे मैसेज किया तो मैं उसको क्या करूंगा बेटा, हमारे पेड वर्जन के नोट्स सेंड करूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है पर मैं सेंड करूंगा। चलिए बेटा, तो आगे देखें बेटा ध्यान से कि भाई अगर बात करें एम्पावरमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हमारे पास बेटा चॉइस होनी चाहिए, हमारी चॉइस, हमको चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, सेलेक्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए। बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा बेटा, फ्रीडम और कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अपन बात करें बेटा कि अगर एम्पावर करना है, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है बेटा, तो अच्छी सरकार होनी चाहिए। और अपन कह सकते हैं इसके साथ साथ में पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। बोला गया है बेटा कि देखो द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली, बोला गया है बेटा जो सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में बेटा जो पिछड़े हुए ग्रुप हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप में बेटा, इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, उसके लिए अपन कह सकते हैं कि भाई बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखती हैं। मतलब अपन कह सकते हैं विशेष रूप से रिक्वायरमेंट होती है बेटा किसकी, अपन कह सकते हैं किसकी, द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, कि भाई जो एम्पावरमेंट है बेटा वो जरूरी है सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं बेटा उनके लिए। ठीक है, क्योंकि अपन कह सकते हैं उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना है। तो याद रखना है बेटा एम्पावरमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि हम अपनी चॉइस को चुन सकें, बिकॉज इससे एक तो फ्रीडम आएगी बेटा और एक कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं बेटा। और सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं या अपन कह सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप हैं बेटा, उनके लिए भी एम्पावरमेंट बहुत बहुत जरूरी है। और देश के अंदर बेटा एक तो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो एक पढ़ा बेटा हमने एम्पावरमेंट, क्या पढ़ा बेटा, एम्पावरमेंट। ठीक है, तो देखो फोर्थ नंबर का देखो बेटा, फोर्थ नंबर का क्या पढ़ा बच्चों हमने, एम्पावरमेंट पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा, एम्पावरमेंट बेटा पढ़ा। इसमें हमने देखा कि भाई हमारे पास हमारी चॉइस को चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब हम हमारा काम बेटा, हम हमारा वर्क अपनी इच्छा से खुद चुनें, हम हमारी लाइफ के डिसीजन खुद लें, लेकिन याद रखना है कि एक मैच्योरिटी आने के बाद में। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर हम हमारी चॉइस के हिसाब से काम करते हैं बेटा तो एक तो फ्रीडम प्लस एक कैपेबिलिटीज, प्लस बेटा एक क्या, कैपेबिलिटीज, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों बढ़ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने इसमें क्या पढ़ा बेटा, इसमें हमने पढ़ा कि देखो एक तो एम्पावरमेंट के लिए बेटा गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इसके साथ साथ पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी, मतलब सोशल वेलफेयर की पॉलिसी बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज होनी चाहिए बेटा एक तो। ठीक है, और बेटा बोला गया है जो सोशली, ध्यान से देखना है बेटा, जो सोशली एंड जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं बेटा। ठीक है, एक मिनट, जो सोशली और जो इकोनॉमिकली बेटा बैकवर्ड हैं। ठीक है, इतना लिख देता हूँ, जो सोशली और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं बेटा उनके लिए एम्पावरमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। उनके लिए क्या है बेटा, एम्पावरमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है, बैकवर्ड। ठीक है, सुनो बेटा ध्यान से, तो याद रखना है बेटा एम्पावरमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास हमारे काम को चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। इसकी वजह से बेटा क्या आता है, फ्रीडम आता है, कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और इसके लिए बेटा गुड गवर्नेंस चाहिए, अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए, सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज आती रहे बेटा। और जो सोशली सामाजिक तौर पर और इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर बैकवर्ड है बेटा, ठीक है, बैकवर्ड है बेटा, उनके लिए क्या होना चाहिए, एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। क्या है बेटा, उनके लिए एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार बता दो आप। चलिए आगे चलेंगे, एक बार देख लो, एक बार यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप वैसे। ये हो गया, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और भी कोई बात अगर है तो मैं देख लेता हूँ एक बार, वरना मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ। चलिए सही है बेटा,
ठीक है, चलो देखो ध्यान से, एक बार कर लेते हैं बेटा अपन इसका रिवीजन। क्या कर लेते हैं बेटा, एक बार इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। बाकी सारा अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैं ये इसलिए देख रहा हूँ ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो, फिर अपन आएंगे अगला पर। देखो रिवीजन की बात कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा, तो हमने सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा, तो हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या पढ़ा बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 पिलर। क्या पढ़े बेटा हमने सबसे पहले, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 पिलर कौन कौन से हैं। तो बेटा हमने सबसे पहले देखा इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी तक पहुंच होनी चाहिए। मतलब अपन कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो है बेटा सबके लिए इक्वल हो बेटा। क्या हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए, चाहे आप मिडिल क्लास से हो, चाहे आप अपर क्लास से हो बेटा, चाहे आप लोअर क्लास से हो, सबके लिए इक्वली, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज, सबके लिए जो अवसर हैं बेटा वो समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, समान अवसर होने चाहिए। यही क्या है बेटा, यही है अपना इक्विटी। क्या है बेटा, ये इक्विटी है। भेदभाव नहीं होना चाहिए इंडियन केस में, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, इनकम के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पहला पिलर था बेटा। सेकंड पिलर की अगर अपन बात करें बेटा, सेकंड पिलर पढ़ा बेटा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में पढ़ा बेटा ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं बेटा, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लगातार मिलती रहनी चाहिए, कंटिन्यूसली मिलती रहनी चाहिए सबको, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट बेटा जो प्रेजेंट टाइम की नीड को तो क्या करता है बेटा, फुलफिल करता ही है, और जो रिसोर्सेज हैं उनको आने वाली जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेटा सिक्योर करके रखता है। अगर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की बात करें तो उनका यूज भी आप फ्यूचर को ध्यान में रख करके, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख कर, एक बात फ्यूचर की जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख करके यूज करोगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज भी आप बेटा फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख कर करोगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज भी बेटा आप फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख कर करोगे। बिकॉज हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें प्रेजेंट टाइम की नीड तो फुलफिल होती ही है, प्लस आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज क्या ना है बेटा, सिक्योर रहें, प्लस एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ करके आए हो, ठीक है बेटा, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए थर्ड नंबर का हमने बेटा पिलर, तो सेकंड नंबर का पिलर बेटा फर्स्ट इक्विटी, सेकंड सस्टेनेबिलिटी, फोर्थ बेटा आपका कौन सा, प्रोडक्टिविटी। फोर्थ नंबर कौन सा है बेटा, प्रोडक्टिविटी। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें इधर हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन लेबर होता है बेटा, ह्यूमन लेबर जो होता है, जो ह्यूमन वर्क करने का काम करता है बेटा, ठीक है। अगर ह्यूमन लेबर जो है बेटा, ह्यूमन वर्क जो कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज कब बढ़ेंगी बेटा, जब आप उसको नॉलेज दोगे, जब आप उसको बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज दोगे, तो फिर उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी बेटा, और कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी बेटा बढ़ जाएगी, उत्पादन क्षमता भी बेटा बढ़ जाएगी, मतलब वो काम भी अच्छे से करने लगेगा। समझ पा रहे हो बेटा। तो थर्ड नंबर का था बेटा प्रोडक्टिविटी, और फोर्थ नंबर क्या है बेटा, एम्पावरमेंट। फोर्थ नंबर क्या है बेटा, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि चॉइस बढ़नी चाहिए, हमारी चॉइस हम खुद चुन सकें, यही क्या है बेटा, एम्पावरमेंट है, ठीक है। इससे क्या क्या आता है बेटा, फ्रीडम आती है बेटा, और कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं बेटा, ठीक है। इसके लिए बेटा गुड गवर्नेंस चाहिए, सोशल वेलफेयर की पॉलिसी जानी चाहिए, जो सामाजिक और आर्थिक रूप में बैकवर्ड हैं बेटा, ठीक है, उनके लिए एम्पावरमेंट बहुत बहुत क्या है बेटा, जरूरी है बेटा। बैकवर्ड की स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा एक बार, ठीक है। तो उनके लिए एम्पावरमेंट, डब्ल्यू आना चाहिए वैसे, डब्ल्यू, फिर भी एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है, बैकवर्ड की स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। तो उनके लिए बेटा एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। कंप्लीट है बेटा यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। तो याद रखना है एम्पावरमेंट में क्या बोला गया है बेटा, एम्पावरमेंट में बोला गया है बेटा कि हमको हमारे काम को चुनने की आज़ादी हो, हमारी चॉइस को चुनने की आज़ादी हो हमको, ठीक है, जिससे फ्रीडम और कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं बेटा। और इसके लिए क्या चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर आपको कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, फ्रीडम बढ़ानी है, चॉइस बढ़ानी है, ठीक है, चॉइस अगर आपको बढ़ानी है सोसाइटी में, तो गुड गवर्नेंस हो, अच्छी शासन व्यवस्था, सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज हो, जो सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े हैं बेटा, उनके लिए एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये फोर्थ पिलर कंप्लीट हो चुके, बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए 39 मिनट में भाई हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो मतलब आज 2 घंटे की क्लास तो शायद होने वाली है। चलिए बेटा, अब आता है बेटा अगला, अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस क्या है। सुनो बेटा ध्यान से, देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बोला गया है बेटा कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं बेटा जिससे हम क्या देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं बेटा। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम देख सकते हैं बेटा। आगे देखो, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रोच आर, यहाँ पे कुछ
और अप्रोच, मतलब यहाँ पर कुछ अप्रोच दी गई है बेटा, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कौन कौन से बेटा। सबसे पहला द इनकम अप्रोच, एक तो बेटा इनकम अप्रोच है, द वेलफेयर अप्रोच है बेटा, द मिनिमम नीड अप्रोच है, एंड कैपेबिलिटीज अप्रोच है बेटा। ये 4 अप्रोच हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने की। अगर अपन बात करें बेटा, ध्यान से देखना है, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। चलिए पहले क्वेश्चन बताइए बेटा, पहले एक क्वेश्चन बताओ। अच्छा ये तो तुम वैसे याद कर लेना भाई, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो 4 एग्जांपल के रूप में याद कर लेना बेटा। एग्जांपल के रूप में क्या याद करोगे बेटा, एक तो इनकम अप्रोच, भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर अपन बात करते हैं बेटा, किस किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं हम, जैसे इनकम की बात करेंगे बेटा, उनके लिए वेलफेयर कितना हो रहा है वो बात करेंगे, मिनिमम नीड पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उनकी कैपेबिलिटीज कितनी है, सब हम बात कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 4 आप लिख लेना, नोट कर लेना। अगला बेटा, अगर बात करें बेटा मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, तो अपन ने देखा था बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक क्वेश्चन पहले आपके लिए बेटा, क्वेश्चन ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले कौन लेकर के आया था। फिर एक और क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया था और कौन लेकर के आया था, ये बताना है बेटा। और एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच है या ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, जो अभी तक भी माना जाता है या फॉलो किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर जो बच्चे देख रहे हैं सीरियस हैं तो बताओ, सीरियस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी चॉइस बच्चों। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो सीरियस रहोगे तो जीवन ठीक रहेगा बेटा, सीरियस नहीं रहोगे तो फिर आपका जीवन है भाई, आपको जैसे जीना है भाई, आपकी चॉइस है। हम कहते हैं ना कि भाई चॉइस बढ़नी चाहिए, एम्पावरमेंट का मतलब यही चॉइस बढ़नी चाहिए, तो चॉइस आपकी बेटा। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछो, मेरा एक्सपीरियंस जानो, तो भाई पढ़ो। चलिए तो पढ़ो बेटा अच्छे से, मन नहीं लग रहा तो भी पढ़ो बेटा, ठीक है। हाँ अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और काम में अच्छे हो तो वो काम कर सकते हो आप, बाकी पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा, इतना याद रखना। चलिए मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, सुनो बेटा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है बेटा, सुनो ध्यान से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। 3 चीजें याद रखनी है बेटा कि देखो, एक तो हेल्थ, एक एजुकेशन और एक एक्सेस टू रिसोर्सेज। 3 चीजें याद रखनी है बेटा कि देखो किस कंट्री में अपन कह सकते हैं भाई ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उसमें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी चीज़ों का बेटा, 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बेटा। एक तो हेल्थ का ध्यान रखा जाता है कि किसी कंट्री में लोगों की हेल्थ कैसी है, पहली बात। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस कंट्री में कितना है, उसकी रैंक डिसाइड होती है फिर बेटा, ठीक है। अब इंडिया की रैंक कितनी है ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। आज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि इंडिया की रैंक कितनी है, समझ पा रहे हो, ये क्या बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। चलो ये भी बताता हूँ मैं आपको, 2025 की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रिपोर्ट कितनी है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा, इतना याद रखना है। चलिए तो याद रखना है बेटा कि अगर अपन बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करती है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बेटा, एक तो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, 3 चीज़ों का। दीज रैंकिंग आर बेस्ड ऑन अ स्कोर बिटवीन 0 to 1 दैट अ कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बोला गया है बेटा कि देखो कोई भी देश बेटा जो इन तीनों एरियाओं में ह्यूमन डेवलपमेंट के स्कोर को अच्छा प्राप्त करता है तो उसका स्कोर बेटा 1 के बिल्कुल पास होता है। अगर कोई देश ऐसा है बेटा जो इन तीनों एरिया में, एक तो एजुकेशन, एक हेल्थ और एक रिसोर्सेज तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन तीनों एरियाओं में कोई देश में कमी आती है बेटा तो उसका रैंक 1 से बहुत दूर होता है, मतलब 1 से कम होता है। द इंडिकेटर चूजन टू एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बोला गया है बेटा कि अगर अपन बात करें कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं बच्चों, जैसे हेल्थ केयर की अगर अपन बात करें बेटा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देती है बेटा बर्थ के साथ साथ में, ठीक है। आ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। बोला गया है बेटा कि अगर कहीं किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहे हैं और अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं बेटा इसका मतलब क्या है कि लोग लंबा जीवन जी रहे हैं प्लस हेल्दी जीवन जी रहे हैं। अगर किसी कंट्री में बेटा बर्थ के साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है बेटा तो अपन कह सकते हैं उस देश में लोग लंबा जीवन जी रहे हैं बेटा, और अपन कह सकते हैं हेल्दी जीवन जी रहे हैं। द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस
इनरोलमेंट रेशो बोला गया है बेटा अडल्ट लिटरेसी रेट, कि भाई जो अडल्ट हैं बेटा उनकी लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, एंड और द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो रिप्रेजेंट, और कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट ये बताता है बेटा एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है, कि भाई कितने लोगों की नॉलेज तक पहुंच है। मतलब अपन कह सकते हैं बेटा कि कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए किसी देश में, एक तो ये बात। और दूसरी बात बेटा क्या, दूसरी बात ये है कि अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है उस कंट्री का या उस एरिया का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस कंट्री के या उस एरिया के लोगों की पहुंच ज्ञान तक, नॉलेज तक कितनी है। समझ पा रहे हो बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ अडल्ट हु आर एबल टू रीड एंड, इधर आइए बेटा, रीड एंड राइट बोला गया है कि भाई उन अडल्ट लोगों की संख्या बेटा जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन enroll in school shows how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country। और बोला गया है बेटा कि और उन बच्चों की संख्या बेटा जो स्कूल में इनरोल हैं, मतलब स्कूल में जा रहे हैं बेटा, प्रेजेंट हैं, ठीक है। सोर्स वो हमको बताती है बेटा हाउ की कैसे, हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू एक्सेस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री, कि किसी एक पर्टिकुलर देश में ज्ञान को प्राप्त करना, एजुकेशन को प्राप्त करना, नॉलेज को प्राप्त करना आसान है उस देश में या उस देश में कठिन है। ये कैसे पता करेंगे बेटा, तो ये हम दो चीजों से पता करेंगे बेटा। एक तो अडल्ट लिटरेसी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट में ऐसे लोग आने चाहिए जो लिखना और पढ़ना जानते हैं। दूसरी बात, वहां पे कितने बच्चे स्कूल में इनरोल हो रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक और प्रेजेंट भी है वो। इनरोल का मतलब ये नहीं है इनरोल हो गए जा नहीं रहे पढ़ने के, पढ़ने भी जाने चाहिए वो। और ये हमको बताता है बेटा कि उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर रीजन में नॉलेज की एक्सेस डिफिकल्ट है या इजी है। समझ पा रहे हो बेटा। हेल्थ के बारे में मैंने आपसे बात करी नहीं, हेल्थ का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो अपन कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है कि वहाँ के लोग लंबा जीवन जी रहे हैं और हेल्थी जीवन जी रहे हैं। एजुकेशन की बात, हेल्थ के बारे में बात हो गई, एजुकेशन के बारे में बात हो गई। अब एक्सेस टू रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म इन परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। बोला गया है बेटा कि जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है बेटा वो हमारी परचेजिंग पावर को बताती है, जो कि यूएस डॉलर में मेजर की जाती है। हम कितने रिसोर्सेज को खरीद सकते हैं, हम कितने रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, यही क्या है बेटा एक्सेस टू रिसोर्सेज है। इसको किस में मेजर किया जाता है बेटा, यूएस डॉलर में मेजर किया जाता है। कंप्लीट है बेटा यहाँ तक, ठीक है। ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3। बोला गया है बेटा कि भाई ये जितने भी डायमेंशंस हैं बेटा वो अपन कह सकते हैं 1/3 क्या देते हैं बेटा, वेटेज देते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ सम टोटल ऑफ वेट्स असेसिनेट टू ऑल दीज डायमेंशंस। और बोला गया है बेटा अगर अपन बात करें द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज सम टोटल ऑफ वेटेज, सम टोटल ऑफ वेट्स असेसिनेटेड टू ऑल दीज डायमेंशंस, भाई जितने भी डायमेंशंस हैं बेटा, कितने डायमेंशंस हैं बेटा, तो ये जितने 3 डायमेंशंस हैं बेटा, इन तीनों डायमेंशंस को क्या किया जाता है बेटा, सम किया जाता है। इन तीनों डायमेंशंस को जोड़ा जाता है बेटा, उसके बाद ही हम किसी पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट को देख पाते हैं। तो अगर अपन बात करें बेटा, सुनिए ध्यान से, इधर इधर देखिए बेटा, सुनिए। अब क्या पढ़ रहे हैं भाई हम, अब पढ़ रहे हैं बेटा हम मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे मेजरमेंट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का। अगर मेजरमेंट की बात करें बेटा, मेजरमेंट की बात करें, पूरा लिखूं क्या, अगर मेजरमेंट की बात करें या मेजर्ड की बात करें बेटा, कैसे मापन करेंगे, तो बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट को HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सहायता से पहचाना जाता है। मतलब किस कंट्री की रैंक HDI में कितनी है ये बताता है कि उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। अब HDI में रैंक सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। पहला क्वेश्चन बेटा लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन ये है बेटा HDI सबसे पहले कब आया। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि HDI में जो कंसेप्ट है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट का, क्या है बेटा, जो कंसेप्ट है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट का वो किस अपन कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट ने दिया,
किस इकोनॉमिस्ट ने दिया सबसे पहले और उसको आज तक फॉलो किया जाता है, उसका नाम बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है बेटा ये। अगला देखो, तो एचडीआई की बात करें बेटा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक दी जाती है बेटा 0 से 1 तक, किसी भी कंट्री को 0 से 1 तक। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि अगर कोई कंट्री एचडीआई में अगर उसका रैंक अगर अच्छा है, रैंक अगर अच्छा है, मतलब अपन कह सकते हैं उसका रैंक होगा बेटा 1 के पास, मतलब 0.8 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा बेटा? 0.8 से स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर अपन कह सकते हैं उसका रैंक अच्छा है तो, समझ पा रहे हो बेटा? मैं मतलब 1 के पास होगा, 0.9 0.8 1 के पास होगा बेटा। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए, तो अब देखो, अगर किसी कंट्री का एचडीआई में, इधर भी देख लो एक और चीज, एचडीआई में रैंक कम है बेटा तो 0.5 0.4 ये सारी चीजें चलेंगी बेटा, इतना याद रखना है। समझ पा रहे हो? अगर रैंक अच्छा नहीं है तो मतलब 1 से दूर है ना, ये 1 के बिल्कुल पास है। 0.9 अगर आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो 1 के बिल्कुल पास हो गया बेटा। 0.8 से स्टार्ट हो रहा तो 1 के बिल्कुल पास है बेटा। समझ पा रहे हो? तो बहुत सारी बातें। चलिए, ये बात तो याद रखना है। अब अगर बात करें बेटा कि एचडीआई में, सर आगे भी बताओ अच्छे से, तो सुनिए बेटा, अगर अपन बात करें बेटा कि एचडीआई में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, तो 3 चीज़ें, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किन किन चीज़ों का मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही बताता है कोई कंट्री कितनी डेवलप है। तो 3 चीज़ों का मेजर किया जाता है बेटा, एक तो हेल्थ, एक एजुकेशन बेटा, और एक एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, अब हेल्थ की बात करूं बेटा डिटेल में, तो अगर मान के चलो कहीं पर बर्थ से लेकर के लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है बेटा, क्या अच्छी है बेटा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है बेटा, तो हम कह सकते हैं वहाँ के लोग एक तो लॉन्ग लाइफ जिएंगे बेटा, लंबा जीवन जीते हैं, और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे बेटा। कैसी लाइफ जीते हैं बेटा? हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये तो बेटा हमने हेल्थ के बारे में जाना। एजुकेशन का पता कैसे करते हैं बेटा? 2 चीज़ें, एक तो वहाँ पे अडल्ट लिटरेसी रेट देखो बेटा। अडल्ट लिटरेसी रेट में ये ध्यान रखना है कि ऐसे अडल्ट होनी चाहिए जिनको लिखना भी आता है, जिनको पढ़ना भी आता है। ठीक है, उनका लिटरेसी रेट याद रखो, मतलब पता करो। इसके साथ साथ में वहाँ पर देखो कि कितने बच्चे स्कूल में प्रेजेंट हैं, मतलब कितनों का इन्रोलमेंट है, प्लस वो प्रेजेंट भी हैं, मतलब वो आ भी रहे हैं। ठीक है, स्कूल्स में बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों बताएंगे किसके बारे में? वहाँ के एजुकेशन के बारे में। और रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें बेटा, तो इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? तो बच्चों परचेजिंग पावर, रिसोर्सेज की परचेजिंग पावर, PUR। एक बार रुको बेटा, ठीक है ना, ये सही है, स्पेलिंग देख रहा था, सही है। चलिए बेटा, परचेजिंग पावर, तो सुनो ध्यान से, तो याद रखना है बेटा, एक्सेस टू रिसोर्सेज का पता कैसे चलेगा बेटा? परचेजिंग पावर से पता चलेगा बेटा, मतलब हमारी रिसोर्सेज तक कितनी पहुंच है, इसका पता चलेगा कि हम रिसोर्सेज को कितना परचेज कर पाते हैं। और इसका मेजरमेंट किया जाता है बेटा यूएस डॉलर में। किसमें बेटा? यूएस डॉलर में किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक। तो एचडीआई में 3 चीज़ों के बारे में देखा जाता है बेटा, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। और तीनों चीज़ों को अगर एक एक करके डिफाइन करूं बेटा, हेल्थ के बारे में कैसे पता किया जाएगा? तो वहाँ पे एक तो अपन देखेंगे बर्थ से लेकर के लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज़्यादा है लोगों की, मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो लोग लंबा जीवन जिएंगे, हेल्दी जीवन जिएंगे, मतलब उस कंट्री में हेल्थ केयर सेक्टर अच्छे हैं, हेल्थ के मामले में अच्छा है। अगर कोई कंट्री ऐसी है बेटा जिसमें अडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब अपन कह सकते हैं जो अडल्ट हैं उनकी लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट में वो लिखना पढ़ना जानते हो, ये अगर अच्छा है, इसके अलावा स्कूल्स में प्रेजेंट, मतलब इनरोलमेंट अगर स्कूल में अच्छा है बेटा, प्लस वो पढ़ने भी जा रहे हैं, तो एजुकेशन का सेक्टर भी उस कंट्री में अच्छा है बेटा। अगर किसी कंट्री में जो पीपल्स हैं बेटा, उनकी परचेजिंग पावर अच्छी है बेटा, जिसको यूएस डॉलर में मापा जाता है बेटा, अगर लोगों के पास रिसोर्सेज की एक्सेस अच्छी है, रिसोर्सेज तक पहुंच अच्छी है, परचेजिंग पावर लोगों की अच्छी है, तो एक्सेस टू रिसोर्सेज में ही वो देश अच्छा माना जाएगा। और इन तीनों को जब सम किया जाएगा बेटा, जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा बेटा, तो फिर क्या निकल के आएगी? अपनी रियल एचडीआई रैंक निकल के आएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक निकल के आएगी। और मैंने आपको बता रखा है बेटा,
अगर कोई देश बेटा 0.8 से स्टार्ट हो, मतलब वो सोचो वो क्या है बेटा, हाई एम्पावरमेंट में है, अपन कह सकते हैं कि भाई वो क्या है, हाई डेवलप्ड है, HDI में उसका रैंक बहुत अच्छा होगा बेटा, ठीक है। अगर 0.8 0.9 तक जा रहा है बेटा, इतना याद रखना है, ठीक है। अगर कोई कंट्री ऐसा है बेटा जो 0.5 0.4 पर है, मतलब वो HDI रैंक में बहुत कमजोर स्थिति पर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये पूरा मुद्दा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। एक बार इसको देख लो अच्छे से, देख लो इसको एक बार अच्छे से। देखो बेटा, अपनी क्लास में टाइम लगता है, अपनी क्लासों में टाइम लगता है, पर यह वादा है आपसे कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे वो पॉलिटी हो बेटा, चाहे ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो अपनी क्लासों में टाइम तो लगेगा भाई, कोई वन शॉट अपना नहीं आने वाला होता है बेटा, ठीक है। अपनी क्लासें इसी प्रकार से आएंगी, पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं, फिर आप उन शॉर्ट नोट्स को लिखोगे बेटा, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। ये क्वेश्चन आप बताओगे बेटा मुझे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला सुनिए अब ध्यान से, आगे देखो बेटा ध्यान से, यहां तक द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 बोला गया है कि अगर अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें बेटा, तो सबसे पास में स्कोर होता है बेटा 1। अभी अभी बताया मैंने आपको जस्ट, ठीक है बेटा। द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि अगर बच्चों मान के चलो कोई कंट्री ऐसी है जिसका स्कोर बेटा 1 के पास है, मतलब वो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है बेटा, अपन कह सकते हैं बहुत अच्छी है बेटा। देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड बाय वेरी हाई। देखो बेटा, बोला गया है कि अगर बेटा कोई कंट्री ऐसी है बेटा जिसका 0.9 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था 0.8 0.9, अगर कोई कंट्री ऐसी है बेटा जिसका 0.8 से लेकर के 0.9 तक जा रहा है बेटा, तो वेरी हाई है बेटा, वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में, डेवलपमेंट में अपन कह सकते हैं वो वेरी हाई पोजीशन पर है बेटा। और कोई कंट्री ऐसी है बेटा जो 0.2 या 0.3 या 0.4 पर है बेटा, तो अपन कह सकते हैं वो क्या है बेटा, वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में काफी कम है बेटा, इतना याद रखना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कहने के लिए बेटा यहाँ समझाता हूँ कि अगर कोई कंट्री है बेटा जिसका रैंक 0.8 0.9 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वेरी हाई है बेटा, वो किसके मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। कोई कंट्री ऐसी है बेटा जिसका 0.2 0.3 0.4 यहाँ से या 0.5 भी स्टार्ट होता है बेटा, तो अपन कह सकते हैं कि वो क्या है बेटा, वेरी लो है बेटा, क्या है वो, लो है, इतना याद रखना है। समझ पा रहे हो बेटा, चलिए लो है बेटा। चलिए बेटा आगे देखो, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बोला गया है बेटा कि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताती है किसी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट सच में कितना है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ये हमें बताती है कि उस कंट्री ने ह्यूमन डेवलपमेंट के जो की एरियाज हैं उनको कितना अचीव किया है बेटा। येट इट इज नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर, लेकिन फिर भी बच्चों अपन कह सकते हैं रिलायबल मेजर नहीं है, ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, मतलब बदलता रहता है, वेरिएशंस आते रहते हैं इसमें। समझ पा रहे हो, क्या आते रहते हैं बेटा, वेरिएशंस आते रहते हैं, बदलता रहता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बेटा ये अपन कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं बेटा, जिन जो रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ नहीं बताता है। तो याद रखना है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिसोर्सेज के वितरण के बारे में सब कुछ नहीं बताता है, ठीक है बेटा। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोला गया है बेटा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स संबंधित होता है बेटा किससे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बोला गया है बेटा जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है बेटा, क्या है बेटा, जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, देखो ध्यान से इधर, जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है बेटा वो क्या बताता है, दिस इंडेक्स, कि भाई यह इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या बताता है कि भाई ये बताता है शॉर्टफॉल कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कितनी कमी आ रही है, ये कौन बताता है बेटा, ये बताता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो याद रखना है बेटा कि, याद रखना है बेटा, क्या याद रखोगे कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संबंधित है बेटा किससे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI से, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट के बारे में बताएगा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये बताएगा कि डेवलपमेंट में डाउनफॉल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है बेटा। दोनों चीजें कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों संबंधित हैं, याद रखना है आपको। अगर आपको रियल डेवलपमेंट देखना है बेटा, अच्छा ये भी बताता हूँ बेटा आपको, अगर आपको रियल डेवलपमेंट देखना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ आप कंपेयर करें किसको बेटा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो रियल डेवलपमेंट निकल करके
आएगा। अगर कोई पूछ ले आपसे कभी कि रियल डेवलपमेंट कैसे आएगा, तो रिलायबल मेजर तो ये है बच्चों कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को आप मेजरमेंट करो, तो फिर आप पता कर पाओगे कि रियल डेवलपमेंट किसी कंट्री में कितना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक की बात तो भाई हमने ये कंप्लीट कर ली। अब हम ये कंप्लीट करने वाले हैं, कितना हो रहा है भाई चैप्टर, काफ़ी है भाई, काफ़ी है। ओके ओके ओके, चलो आज तो पूरा नहीं होगा, फिर भी बच्चों हमने जो सोचा था स्टार्टिंग में कि भाई आज हम पूरा कर ही लेंगे चैप्टर, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कितने टाइम की क्लास बनी भाई आपकी ये। ओके, 1 आवर की क्लास बन चुकी है, तो आज के लिए आपका हो तो यहीं तक कर दें या फिर आगे चलें, आपका हो तो भाई जैसा आपका हो। वही अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटीज अप्रोच, जो 4 बताए थे ना मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग में, उनके बारे में पढ़ना है। फिर अपन यहाँ पर आगे चलेंगे, इंटरनेशनल कंपेरिजन चलेंगे बेटा। ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे किस कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वही 0.8 से जो हो रही है बेटा वो वेरी हाई है। ठीक है, 0.7 से स्टार्ट हो रही है वो हाई है बेटा, 0.5 से स्टार्ट हो रही है वो मीडियम है बेटा, और 0.5 से या 0.4 से स्टार्ट हो रही है बेटा वो क्या है, लो है। ठीक है बेटा, चलिए फिर ये पुराना डेटा है बेटा, इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेंगे। ठीक है, मतलब अपन कह सकते हैं जो नया डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे एक बार। चलिए, तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं बेटा। और जैसा कि हमने बोला था कि भाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो सॉरी चैप्टर कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, क्योंकि 1 घंटे क्लास तो हो चुकी है आपकी। फिर अभी जस्ट दोबारा से क्लास रिकॉर्ड करेंगे अपन, और वापस 1 घंटे की क्लास आपकी, ये अपन कहें 1.5 घंटे की क्लास आपकी आ जाएगी, या तो आज आ जाएगी या मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगी। पर ये अभी अपलोड हो जाएगी आपके, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, मतलब 1 आध घंटे के अंदर। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपका जो भी फीडबैक है। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें बेटा। ठीक है, और हर क्लास के कमेंट बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा बेटा, उनको क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वो ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आप सोच रहे हो सर कमेंट बॉक्स में इतना कौन लिखेगा, आजकल कितनी सारी फैसिलिटीज है बच्चों, गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लो, वहाँ पर वॉइस करके आप लिख सकते हो, समझ पा रहे हो। तो ऐसे करके आप मुझे एक बार बताएं, ताकि मैं उनको देखूं तो सही कि आपने कितना पढ़ा, कितना क्या लिखा, समझ पा रहे हो। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भेजना है कोई बात नहीं भाई, मत भेजो, पर मैं जिन क्वेश्चंस को आपको दूं उन क्वेश्चंस को एक बार आप देखो बेटा, उनको आप सॉल्व करो, आप उनका टेस्ट दो, वो सारी चीजें मैं पिन कर दूंगा हर क्लास। आज से हर क्लास में जब भी क्लास यूट्यूब पर आती है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं बेटा कि अगर आप 12th क्लास का पेड वर्जन ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, जिसमें हम ज्योग्राफी और बेटा पॉलिटिकल साइंस दोनों अगर पढ़ना चाहते हो बेटा, तो आप हमारे पेड वर्जन को ज्वाइन कर सकते हो, सीधा आप मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो भाई आपको सब कुछ मिलने वाला है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बेटा, एनसीईआरटी हाईलाइट मिलेंगे बेटा, इसके साथ साथ अगर अपन कह सकते हैं कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिलअप्स मिलेंगे बेटा टाइम पर, इसके साथ साथ टेस्ट टाइम पर होंगे आपके। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी, सिलेबस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, याद भी आपको अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ें, अपनी रैंक अपनी क्लास में अच्छे से लेकर के आएँ, और अपन कह सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें बेटा। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए, अपन मिलते हैं जल्दी।